नमस्कार दोस्तों, क्या आप सब ने ओपनहाइमर मूवी के बारे में सुना है जो साल 2023 में रिलीज हुई थी और 2024 में इसने बेस्ट एक्टर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर जैसे 7 प्रेस्टिजियस ऑस्कर्स जीते थे। क्रिस्टोफर नॉलन के डायरेक्शन में बनाई गई इस मूवी का सब्जेक्ट था अमेरिका के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। ये वही हैं जिन्होंने इस वर्ल्ड को उसका पहला न्यूक्लियर वेपन दिया और इसीलिए इनको फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी कहते हैं। तो ये बात है जुलाई 16, 1945 की और जगह है अमेरिका का न्यू मैक्सिको स्टेट। यहाँ वर्ल्ड का सबसे पहला बनाया हुआ एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया जा रहा है। ये एटॉमिक बॉम्ब ओपनहाइमर ने यूएसए के प्रोजेक्ट मैनहट्टन के अंदर डेवलप किया था। जब बॉम्ब को डेटोनेट किया जाता है, मतलब ब्लास्ट किया जाता है, तो इसके रिजल्ट्स को देखकर ओपनहाइमर खुद शॉक रह जाते हैं। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि एक्सप्लोजन का साइज होगा अराउंड 0.3 किलोटन्स ऑफ टीएनटी, पर एक्चुअल में ये ब्लास्ट 50 गुना ज़्यादा डेंजरस निकल के आता है और एक्सप्लोजन से 21 किलोटन्स ऑफ टीएनटी के बराबर हीट एंड एनर्जी जनरेट होती है। इस न्यूक्लियर टेस्ट के 1 महीने के अंदर अंदर अमेरिका 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ड्रॉप करता है जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर, और अमेरिका का ये स्टेप वर्ल्ड वॉर 2 को एक ड्रेडफुल एंडिंग देता है। जब इन बॉम्ब्स को जापान में फेंका गया, इनसे इतनी हीट जनरेट हुई कि ग्राउंड का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। पूरी की पूरी सिटीज खत्म हो गई और इन बॉम्ब्स का इम्पैक्ट आज तक की जनरेशन फेस कर रही है। अपने ही इन्वेंशन का ऐसा ह्यूमन लाइफ पे इम्पैक्ट देखकर ओपनहाइमर अपने इमोशंस को भगवद गीता की इन लाइन से एक्सप्रेस करते हैं। Now I am become death, the destroyer of worlds. यूएसए के पास एटॉमिक बॉम्ब को देखकर सब कंट्रीज में मानो एक रेस सी लग जाती है बॉम्ब को बनाने की। 1949 में सोवियत यूनियन, जो अब रशिया के नाम से जाना जाता है, वो अपना पहला वेपन टेस्ट करता है। धीरे धीरे फ्रांस, चाइना, यूके को मिला के टोटल 5 कंट्रीज ऐसी हैं जो न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट करती हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरा वर्ल्ड 2 फैक्शंस में डिवाइड हो जाता है और इन 2 फैक्शंस के बीच में स्टार्ट हो जाती है कोल्ड वॉर। एक ब्लॉक का लीडर बनता है यूएसए और दूसरे ब्लॉक का लीडर होता है सोवियत यूनियन, मतलब आज का रशिया। इसको कोल्ड वॉर इसीलिए कहते हैं क्योंकि इन 2 फैक्शंस के बीच में कभी ऑन ग्राउंड डायरेक्ट लड़ाई नहीं हुई, लेकिन रीजनल फाइट्स के थ्रू दोनों ही अपने पावर को दिखाने और बढ़ाने के तरीकों में लगे रहे। जब इंडिया 200 साल की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ, तो उसने पंडित जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में डिसाइड किया कि वो किसी एक फैक्शन से नहीं जुड़ेगा। इसको कहते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट, शॉर्ट फॉर्म नैम। नैम के गोल्स में से एक इम्पॉर्टेंट गोल ये भी था कि जिस कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है वो सब अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, जिससे फिर कभी वॉर में न्यूक्लियर अटैक ना हो। इसको कहते हैं यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। वो ये भी जानते थे कि अगर ये गोल अचीव नहीं हुआ तो इंडिया के डिफेंस एंड सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्हें अपना न्यूक्लियर वेपन का बेस चाहिए होगा। होमी भाभा इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन साइंटिस्ट थे, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहते हैं। उन्होंने पंडित नेहरू की लीडरशिप में न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के पीसफुल एनर्जी प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। वो न्यूक्लियर वेपन की इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छे से समझते थे, पर वो ये भी जानते थे कि पंडित नेहरू नॉन अलाइंड मूवमेंट से जुड़े हैं और इसीलिए उन्हें वेपन डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट का ग्रीन फ्लैग नहीं मिला था। इंडिया में नेचुरल यूरेनियम बहुत कम पाया जाता है और ये एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप करने के लिए। और इसके सॉल्यूशन में होमी भाभा ने न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को 3 स्टेज में डिज़ाइन किया था। इस 3 स्टेज प्रोग्राम का वैसे तो मोटिव था नेचुरल यूरेनियम से डिपेंडेंस को कम करना, ताकि इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में सेल्फ सस्टेन्ड हो सके, लेकिन इसके अंदर एक और मोटिव सीक्रेटली छुपा था और इसको होमी भाभा और नेहरू बहुत अच्छे से जानते थे। और वो था फर्स्ट स्टेज में बाय प्रोडक्ट की तरह प्रोड्यूस होने वाला प्लूटोनियम। प्लूटोनियम एक फिसाइल मटेरियल है और नेचुरल यूरेनियम की जगह यूज़ हो सकता है एज अ रिसोर्स न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने के लिए। और इसीलिए इंडिया फ्यूचर में जब भी अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करेगा तो उसके पास प्लूटोनियम एज अ रिसोर्स पहले से होगा और उसको नेचुरल यूरेनियम के इंपोर्ट पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। इनफैक्ट नेहरू कहते भी हैं, एंड आई कोट,
Of course, if we are compelled to use atomic energy for other purposes, possibly no pious sentiments of any of us will stop the nation from using it that way. क्योंकि इंडिया ने पीसफुल एनर्जी जनरेशन के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया था, इंडिया गुड फेथ में यूएसए, यूके, कनाडा जैसी कंट्रीज से एडवांस टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज को ले पाया और यही नॉलेज बाद में जाके बेस बना इंडिया के फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम का। अब इंडिया का न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट कैसे हुआ, इसके पीछे के रीजंस को समझिए। 1959 में तिब्बत में एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया और तिब्बतन लीडर दलाई लामा इंडिया से एक सेफ प्लेस रहने के लिए डिमांड करते हैं। इंडिया दलाई लामा को असाइलम मतलब रहने के लिए एक सेफ स्पेस अलाउ कर देते हैं। इस बात पे नाराज चाइना 1962 में इंडिया से एक वॉर छेड़ देता है। इस बात के लिए इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल प्रिपेयर नहीं होती। ना तो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ना गवर्नमेंट को ऐसी कोई उम्मीद होती है कि चाइना वॉर स्टार्ट करेगा। इस अनप्रिपेयर्डनेस की वजह से इंडिया को भारी हार फेस करनी पड़ती है और इसके बाद 1964 में चाइना अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करता है और इन दो इंसिडेंट से इंडिया को रियलाइज़ होता है कि उसको भी अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना चाहिए। इस बात के स्ट्रॉन्ग एडवोकेट बनते हैं होमी भाभा और उनका साथ देते हैं राजा रमन्ना। पर अनफॉर्चुनेटली 1966 में एक प्लेन क्रैश में होमी भाभा की सडन डेथ हो जाती है और न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम की भाग दौड़ आ जाती है राजा रमन्ना के हाथ में। 1967 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती हैं और वो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को अपना ग्रीन फ्लैग देती हैं। 1970 में एक ट्रीटी इंट्रोड्यूस की जाती है जिसका नाम होता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT। इस ट्रीटी का एम होता है कि जिन जिन कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है उनके ऊपर रोक लगाना ताकि वो कोई वेपन डेवलपमेंट ना कर सके और जिन कंट्रीज़ के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन है उनके ऊपर रोक लगाना कि वो कोई टेक्नोलॉजी या रिसोर्स वेपन डेवलपमेंट करने के लिए नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज़ को ना दे। इस ट्रीटी को इंडिया स्ट्रांगली अपोज करता है क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, न्यूक्लियर कंट्रीज़ एंड नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज़। इंडिया अपना स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन है और इस डिस्क्रिमिनेशन को न्यूक्लियर कंट्रीज एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में यूएसए ने किया था जापान को ताकि जापान वॉर में सरेंडर कर सके। लेकिन यहाँ इंडिया ये भी कहती है कि वो यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के गोल को सपोर्ट करती है, मतलब जिन जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है वो सब अपने स्टॉक पाइल को डिस्ट्रॉय कर दें। इंदिरा गांधी के डायरेक्शन में होमी भाभा के डेथ के बाद राजा रमन्ना को डायरेक्टिंग ऑफिसर बनाया जाता है इंडिया के वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम का। वो लीड करते हैं 75 साइंटिस्ट की एक टीम को और 1974 में इंडिया सक्सेसफुली अपना फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करता है जिसको नाम दिया जाता है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और पोखरण 1। ये टेस्ट राजस्थान के पोखरण में सिचुएटेड इंडियन आर्मी बेस में किया जाता है। पोखरण राजस्थान के ओपन थार फॉरेस्ट का एक पार्ट है और ये जगह इसलिए चूज़ की जाती है क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है और आसपास कोई वाटर सप्लाई सोर्स भी नहीं है, तो न्यूक्लियर टेस्ट के साथ जो एक कोलैटरल डैमेज जुड़ा होता है वो बहुत कम हो जाता है ऐसी जगहों पर। इंडिया का पोखरण 1 टेस्ट एक शॉक की तरह सबके सामने आता है क्योंकि अमेरिका की खुफिया एजेंसीज तक को आइडिया नहीं होता कि इंडिया कोई वेपन डेवलप कर रही है। यूएसए, कनाडा, चाइना जैसी कंट्रीज इंडिया को क्रिटिसाइज करती हैं और जो असिस्टेंस वो इंडिया के पीसफुल एनर्जी प्रोग्राम को दे रही थी उन सब पे सैंक्शंस मतलब रोक लगा देती है। क्योंकि इंडिया का एनर्जी प्रोग्राम इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होता है, इस प्रोग्राम में कुछ टाइम के लिए हॉल्ट आ जाता है। समय बीतता है और लगभग 25 साल बाद अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और वो न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम को एक नई लाइफ देते हैं जिसको नाम दिया जाता है ऑपरेशन पोखरण 2। ये टेस्ट पोखरण के ओपन डेजर्ट में होना था और इंडिया की स्पाई एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो को पता था कि यूएसए उस पर कड़ी नज़र रखे हुए है, तो इसीलिए इस ऑपरेशन को बहुत ही चालाकी से किया गया। इंडियन साइंटिस्ट यूएसए की स्पाई सैटेलाइट्स के ऑर्बिट को कैलकुलेट करने लगे और जब ये सैटेलाइट्स इंडिया के ऊपर नहीं होती तभी वो अपने इक्विपमेंट्स को हिलाते और यूज़ करते थे। सैटेलाइट्स के वापस आने से पहले वो इक्विपमेंट्स को उसी जगह पर बिल्कुल वैसे ही रख देते ताकि सैटेलाइट्स को इम्प्रेशन मिले कि कोई मूवमेंट हुआ ही नहीं है। सब साइंटिस्ट को आर्मी की यूनिफॉर्म पहननी होती थी। इंडिया का बढ़ता स्पेस सेक्टर साइंटिस्ट को कैपेबल बना देता है कि वो समझ सके कि कौन सी सैटेलाइट कहाँ ऑर्बिट में है। इंडिया के स्पेस सेक्टर को डिटेल में समझने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से मेरी इंडियन स्पेस सेक्टर की वीडियो को देख सकते हैं। तो वापस से आते हैं पोखरण 2 पे।
इंडिया 1998 में सक्सेसफुली अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट करता है और यूएसए को इसकी कोई भनक भी नहीं लगने देता। At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. इसके बाद प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी इंडिया को एक फुल फ्लेजेड न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर कर देते हैं। बहुत सारी कंट्रीज जैसे जापान, यूएसए, कनाडा इंडिया को क्रिटिसाइज करती हैं और इंडिया पे बहुत तरह तरह के सैंक्शंस पनिशमेंट की तरह लगा देती हैं। इसी के बाद इंडिया नो फर्स्ट यूज की अपनी डॉक्ट्रिन पहली बार डिक्लेयर करता है कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज, कि जिनके पास परमाणु शस्त्र नहीं है हम उनके विरुद्ध उनका उपयोग नहीं करेंगे। इसी टाइम पे इंडिया अपनी नो फर्स्ट यूज की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को डिक्लेयर करता है। ये डॉक्ट्रिन कहती है कि इंडिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स को सिर्फ तभी यूज करेगी जब कोई कंट्री उस पर न्यूक्लियर अटैक करेगी। मतलब इंडिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स को सिर्फ और सिर्फ रिटालिएशन में अपनी कंट्रीज या अपने फोर्सेस को बचाने के लिए यूज करेगी, खुद कभी भी न्यूक्लियर अटैक फर्स्ट टाइम नहीं करेगी। ये डॉक्ट्रिन ये भी कहती है कि जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, इंडिया कभी भी किसी भी कंडीशन में उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगी। क्योंकि इंडिया सेकेंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी रखता है, ये न्यूक्लियर कंट्रीज के लिए एक डेटरेंस, एक रुकावट की तरह काम करता है कि वो कोई भी ऐसा अटैक इंडिया पे करने से पहले 10 बार सोचें। यहाँ सेकेंड स्ट्राइक का मतलब है न्यूक्लियर अटैक हो जाने पर जवाब देने की कैपेबिलिटी, और इसी को कहते हैं क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि इंडिया के पास लगभग 164 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं जिनको लैंड, एयर एंड सी तीनों से लॉन्च किया जा सकता है। इंडिया कुछ ही चुनिंदा कंट्रीज में से एक है जो तीनों मीडियम मतलब लैंड, एयर एंड सी से अपने न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च कर सकती है। इसी को कहते हैं न्यूक्लियर ट्रायड। ये न्यूक्लियर ट्रायड किसी भी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये सेकेंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी को कई गुना बढ़ा देता है। इन दिनों न्यूज़ में मिशन दिव्यास्त्र के सक्सेसफुल लॉन्च के बारे में काफ़ी आया। इस मिशन में इंडिया ने फर्स्ट टाइम MIRV टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली डेवलप किया। ये टेक्नोलॉजी यूएसए, कनाडा, चाइना जैसी कंट्रीज़ के पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। MIRV का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीलॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो एक मिसाइल के ऊपर एक से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगाए जाते हैं और ये मल्टीपल वॉरहेड्स डिफरेंट लोकेशंस को हिट करते हैं। इसका मतलब एक ही मिसाइल से डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट टारगेट्स को हिट किया जा सकता है। इसी को कहते हैं MIRV टेक्नोलॉजी। मिशन दिव्यास्त्र इंडिया की बढ़ती न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है। जय हिंद।